आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री है। तो आप बताइए कि क्या क्या जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं इस एक साल में, आपने हेल्थ केयर को कैसे आगे लिया है? ये विभाग जो है इसमें बहुत चुनौतियां हैं, वेरी चैलेंजिंग डिपार्टमेंट। इसमें बहुत कुछ करने को है और इसके अंदर मेहनत भी बहुत प्रयास सरकार को करने पड़ेंगे। जो हमारी देश की जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, वो लाइफस्टाइल की वजह से हमारा देश आज विश्व के अंदर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियक एंड कैंसर इश्यूज। मैं ये तीसरा टर्म है मुझे मंत्री पद पे आए, कई डिपार्टमेंट्स मैंने मेरे अंडर रहे हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग ये रहा है और ये भी मैं कहूँगा इसके साथ तो मोस्ट सेटिस्फाइंग डिपार्टमेंट। मेरा सोचना है कि अभी जो हमारे ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल, सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, गुड हेल्थ, हेल्प रिलीव सफरिंग, उसके अंदर जो है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज का भी बहुत अहम भूमिका, यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मच एज द गवर्नमेंट टू हेल्प ह्यूमन सफरिंग। सरकार का काम है टू गवर्न, टू गिव गुड एडमिनिस्ट्रेशन, टू गिव पुलिस प्रोटेक्शन, गुड होम डिपार्टमेंट, ये वगैरह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बहुत अहम भूमिका है। ये जो माँ योजना आपकी जो है, ये एक बहुत ही बड़ी योजना, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल जब बना था, वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो भी बनी थी, वो 2 लाख आबादी के लिए बनी थी, और आज आपकी 43 लाख आपकी आबादी हो गई है। जो फुटफॉल उस हॉस्पिटल में है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, ये हमारे लिए एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद द पॉपुलेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है जी। तो जितना हम आपका इम्पैनलमेंट करेंगे, आपके जितने हॉस्पिटल्स आएंगे, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द गवर्नमेंट। यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूरल राजस्थान है, और काफ़ी लोग हैं जो रूरल राजस्थान में काम भी करते हैं हेल्थ केयर में, जो रूरल राजस्थान है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पे आती है। तो किस तरह से आप रूरल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करना चाहेंगे ताकि कोई दूर दराज के गाँव में रहने वाला व्यक्ति भी, उसे भी एक्सेस टू हेल्थ केयर मिले? हमारी सरकार जब आई तो मैंने ये पाया कि रूरल इंडिया के अंदर जो है, जो सबसे भारी प्रॉब्लम जो है, इट इज़ लैक ऑफ स्टाफ। हॉस्पिटल जो गांव के अंदर है, वहाँ 30% स्टाफ है, 70% वैकेंसी है। हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें 50,000 मेडिकल स्टाफ की जो स्वीकृति दी है, उसके अंदर असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स, लैब टेक्नीशियंस हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, और अभी एएनएम्स जो है 4,000 उनकी भर्ती हो रही है। मतलब मार्च तक जो है 50,000 भर्तियां हो जाएंगी। ये एक प्रॉब्लम से आपकी सरकार काफ़ी चिंतित है, आपने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं से डिग्री लाके मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होके और काम कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे आपने बोला फर्जी डिग्रियां, ये डॉक्टर्स। नाम किसी और का, वो डॉक्टरी कोई और कर रहा है, इट्स अ मेजर स्कैम। और इसके अंदर भी हम, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये जितनी भी अनियमितताएं और करप्शन इन द मेडिकल फील्ड है, हम इसके अंदर जो है, वी आर गोइंग ऑल आउट टू इरेडिकेट इट एंड पनिश दोज हु आर द ऑफेंडर्स। आप तीसरी बार विधायक हैं लूनी से और कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है राजस्थान सरकार का, और मैं कहूं सौम्य चेहरा है। एक लंबा दौर आपने देखा है, राजनीति बहुत बदली है पिछले कुछ सालों में। 10 साल अगर केंद्र की बात करें
और 10 महीने की सरकार जो अभी की बात करें सर, कैसे देखते हैं, खासतौर पे हेल्थ सेक्टर की हम बात करें? कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये असेसमेंट पब्लिक करती है और उसका रिजल्ट पब्लिक देती है। लेकिन मैं आपके साथ दावे से ही कह सकता हूं कि आदरणीय भजनलाल जी की पहली सरकार है, उन्होंने जितना कहा हमने उसको संकल्प का रूप दिया। हमारा अनाउंसमेंट है दैट इज कॉल्ड ए संकल्प। हमने जितने संकल्प लिए उन संकल्प का पहले बजट में 35% तक अनाउंसमेंट किया। आज तक आप सब विद्वान बैठे हैं, अनाउंसमेंट होता है, धीरे 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 कर 5 साल में उसको फुलफिल करने का ट्राई होता है और फुलफिल करते भी हैं। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने बजट अनाउंसमेंट्स के नेक्स्ट डे हमारे जितने भी प्रभारी सेक्रेटरीज है उनको डिस्ट्रिक्ट में भेजा और ये कहा कि जो बजट अनाउंसमेंट है कल से इसका इम्प्लीमेंट होने की कार्रवाई प्रारंभ हो जावे। उसके नेक्स्ट डे प्रभारी मंत्रियों को भेजा और उनसे ये कहा कि नहीं, जो हमने बजट अनाउंसमेंट किया है इस बजट अनाउंसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राइट नाउ प्रारंभ हो जावे। और आज मैं आपके साथ से ये फक्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने बजट अनाउंसमेंट का जो हमारा था लैंड अलॉटमेंट से या से 40 से 60% तक का काम फुलफिल कर दिया है। और जो हमारा संकल्प थे, अनाउंसमेंट था एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको हमने लगभग 45% से 50 तक का कंप्लीट किया है। डॉक्टर साहब, आप एमडी गैस्ट्रो में हैं और पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं। एक बहुत कॉमन एक तरह से ये आजकल हम देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं कि जो लिवर की बीमारी है, कहते हैं कि लोगों को फैटी लिवर हो गया है, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। तो जो फैटी लिवर होता है उसमें किस तरह से व्हाट इज द वार्निंग साइन? फैटी लिवर ऐसा सच कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर। लेकिन एक लिमिट के बाद में अगर बहुत ज़्यादा फैट लिवर में डिपॉजिट होती है तो उससे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो वो इन्फ्लेमेशन फिर बाद में जाके आपके लिवर के जो एंजाइम्स हैं ALT AST जिनको हम बोलते हैं वो बढ़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, लिवर की स्टिफनेस बढ़ने लगती है और वो आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। तो इसका सबसे जो कॉमन रीज़न है आज की डेट में, इट जस्ट स्टार्ट्स विद द डाइट। जो भी आप प्रोसेस्ड फूड आप ले रहे हैं या जो भी आप प्रोसेस अलॉन्ग विद दैट दिस प्रोसेस्ड फूड, जो हाई दैट शुगर डाइट जो भी आप ले रहे हैं, इनफैक्ट दो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर इवन 0 कैलोरी जो कोक आती है, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, तो वो लिवर में जाके डिपॉजिट होता है। तो इट ऑल लीड्स टू द फैटी लिवर। तो बेटर यही है कि मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब एक टाइम लिमिट के साथ में आपका जो फूड इनटेक है आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड इनफैक्ट जो भी आप एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट आपको एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। एंड अलॉन्ग विद इट जो स्ट्रेस फैक्टर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है, तो ये सब फीचर्स एड ऑन होके ही असर करते हैं। ऐसा जिनमें से इंडिविजुअल कोई चीज़ ऐसा असर नहीं करेगी, लेकिन जब सब चीज़ें एक साथ होगी तो ये आगे चल के बहुत दिक्कत करता है। जो न्यूरोलॉजी में जो ब्रेन स्ट्रोक की बात है उसमें आपने कहा कि इसकी पहचान कैसे हो, और फिर आपसे मैं पूछूंगी जो गोल्डन आवर है उसके बारे में, तो पहचान कैसे हो? क्योंकि लोगों को कभी पता नहीं चलता है कि कुछ हल्की सी घबराहट हुई, बट उनको लगता नहीं कि बट इट कैन बी अ ब्रेन स्ट्रोक। सो व्हेन शुड द अलार्म बेल स्टार्ट रिंगिंग? देखिए, स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यदि मैं इससे पहले थोड़ी इसकी गंभीरता की बात करूं तो विश्व में हर ऑल्टरनेट सेकंड में किसी न किसी को लकवा होता है और विद इन मिनट लकवे की वजह से किसी न किसी की मौत हो जाती है। यदि भारत देश में देखें तो रोजाना 4 से 5 हज़ार लोगों को लकवा होता है। यहाँ विडंबना की बात यह है कि 1% से कम लोगों को लकवे का सही इलाज मिल पाता है। 1% से कम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि लकवे का इलाज महंगा है या है नहीं। आज जयपुर में वर्ल्ड की हर तरह की फैसिलिटी जयपुर में अवेलेबल है, लेकिन लकवे के बारे में विडंबना ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो समय से नहीं पहुंच पाते। अवेयरनेस कहाँ से चालू होता है कि लकवे की पहचान कैसे, जैसे मैडम ने पूछा कि पहचान, बिना पहचान को हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएगा। तो लकवे की पहचान के लिए WHO ने एक एक्रोनिम, एक स्लोगन दिया था, FAST, फास्ट। भी सब चीज़ें फास्ट होनी चाहिए। अब फास्ट में सब कुछ है। F फॉर फेस, लकवे के मरीज में चेहरा तिरछा हो जाता है। A फॉर आर्म वीकनेस, हाथ पैर में दिक्कत आ जाती है। S फॉर स्पीच, लकवे के मरीज में बोलने में एकदम से तुतलाहट या उसकी बोली बंद हो जाती है। तो 80 to 90% लोगों में ये 3 चीजें ही होती हैं, FAS। और यहाँ T मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम।
यदि लकवे का मरीज टाइम से नहीं पहुंचे तो वो एक उस फसल की तरह है, जैसे फसल में पानी सूख रहा है, मुरझा रही है, आपने समय पे पानी डाल दिया तो फसल हरी हो जाएगी, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन जिंदा रहेंगे। और यदि समय पे उसका इलाज नहीं हुआ तो वो न्यूरॉन्स मर जाएंगे और व्यक्ति हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। ऐसा देखने में आता है कि लकवे के ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं, उनको अपने ज़िंदगी जीने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। तो लकवे को समय पे पहचानें, इसके लिए याद रखें फास्ट और एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि टाइम से पहुंचाएं, तो गोल्डन आवर हम समझ रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें? आम आदमी कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि उनको हो सकता है कोई ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक हो रहा है? हम बात करते हैं कैंसर्स की बात करते हैं, हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, पर एक बहुत ही साइलेंट किलर इस देश में है जिसका नाम है ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी। एन नंबर ऑफ डेथ होती हैं और मल्टीपल स्टडीज़ में जो पाया गया, इंडिया में तकरीबन हर साल 20 लाख लोगों को सीवियर हेड इंजरी होती है, जिसमें से 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी में या हेड इंजरी के केसेस में। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब होता है वो पहला 1 घंटा जब सबसे ज़्यादा चांस है उस पेशेंट की डेथ होने का। अगर सही ट्रीटमेंट सही समय पे, यानी 1 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को मिल जाता है तो उसका सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर अपन 1 घंटे से बाद में वही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है या वो सर्जरी स्टार्ट होती है तो आप ये समझिए कि डेथ रेट नियरली 90% से बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं गोल्डन आवर, जो कि जब किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो 1 घंटे के अंदर उसको सही अस्पताल पहुंचाया जाए जहां पे उसको सही एक्सपर्ट्स मिल जाएं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। सेम जो सिनेरियो है, सर ने जैसे बताया कि जो लकवा जो होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो गोल्डन आवर है वो न्यूरोलॉजी में भी है। जो विंडो पीरियड है, अगर उस समय अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है जब उसका जो वेसल है या जो ब्लड की जो वेसल या ब्लड की खून की नस है वो तुरंत ही ब्लॉक हुई है, जितना टाइम हम उसको देंगे वो वहाँ पे उतना स्ट्रांगली वहाँ पे वो जुड़ जाएगा, अधरेंट हो जाएगा। और अगर समय रहते अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और आपको जो स्पेसिफिक जो मेडिकेशंस हैं, कुछ इंजेक्शंस जो होते हैं जिनसे वो क्लॉट जो होता है वो घुल जाता है, और वो अगर आपको समय रहते मिल जाते हैं गोल्डन आवर उस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो वेसल अपना ओपन हो जाता है, ताकि पेशेंट की एक तो डेथ नहीं होती और दूसरा वो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, जैसे कि सर ने कहा कि विकलांगता जो होने वाली है लाइफ लॉन्ग, उनसे वो बच जाता है। इसलिए जो गोल्डन आवर है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूरो सर्जरी प्लस न्यूरोलॉजी दोनों में। डॉक्टर साहब, यंग हार्ट अटैक्स, इट्स द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन, सब जगह लोग बात कर रहे हैं आफ्टर कोविड। क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद बढ़ा है ये? क्या रीज़न है और क्या प्रिवेंशन या क्या अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के? एक तो हमको ये समझना होगा कि जैसे जैसे एक कंट्री का प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वेस्टर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये एक पैराडिग्म शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेज उस कंट्री में इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद वेस्टर्न लाइफस्टाइल आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री हो गई है, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है लाइफ में, सोशल मीडिया के आने के बाद स्पेशली। तो इन सब रीजंस की वजह से हार्ट डिजीज है या जो अदर लाइफस्टाइल डिजीज भी है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब निरंतर बढ़ ही रही है। तो रिस्क फैक्टर्स जो मुख्य हैं वो ये हैं कि एक तो हाइपरटेंशन बीपी, दूसरा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये जनरली मुख्य रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिजीज को इंक्रीज कर रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर्स? जेनेटिक फैक्टर, ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर, तो एवरी डिजीज हैव सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड हार्ट डिजीज आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अभी इन दिनों ये तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके 2-3 रीजन है। एक तो जैसा मैंने पहले बताया कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, उसके अंदर पैकेज फूड ज़्यादा आ गया है, स्ट्रेसफुल हो गई है लाइफ, और तीसरा लेक ऑफ एक्सरसाइज है, हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और जैसे जैसे स्मोकिंग का प्रिवलेंस प्रचलन बढ़ रहा है यंग लोगों में, स्पेशली हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। हम जब
काफ़ी यंग लोगों की एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं तो उनको ब्लॉकेज पहले से नहीं होता है, सारा ब्लॉकेज इज ओनली क्लोट, तो वो सडनली डेवलप होता है। तो स्मोकिंग है उनमें एक मेन रीज़न मिलता है हमको। जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा था, डॉक्टर्स सब बहुत ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अगर कोई डिजीज़ हो गया है तो ये हमें सबको पता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, बट योगा एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एनी डिजीज़। तो आई वुड रिक्वेस्ट, एंड हम सब जानते हैं कि इसको एक लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्रीदिंग इज लाइफ, वी ऑल नो। ब्रीदिंग हमें सिखाया नहीं जाता है, ये अपने आप ही हम करते हैं, बट कॉन्शियसली अगर हम ब्रीद करें, माइंडफुली ब्रीद करें, तो आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी सोल सब वन लाइन में रहेगी, अलाइन रहेगी। सो ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, और ब्रीदिंग के लिए पहले पॉस्चर हमें परफेक्ट करना रहता है। पॉस्चर मीन्स हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, 3 स्क्रू ड्राइवर है हमारे बॉडी में, समझिए। एक हमारा शोल्डर, एक हमारा रिब केज और एक हमारा हिप बोन्स। तो सबसे पहले हम शोल्डर के पॉस्चर को समझते हैं। शोल्डर को रोल कीजिए और पीछे की तरफ लाइए। दो पीछे जो हड्डियां होती है हमारे शोल्डर ब्लेड्स की, ये दोनों एक दूसरे के करीब रहें। शोल्डर्स रोल्ड बैक। हमारी रिब केज की पॉस्चर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिब केज से लंग्स वगैरह सब हमारी हैप्पी रहेगी, एंड ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में बहुत अच्छा जाएगा। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, आप अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। तो रिब केज का पॉस्चर भी आप इमेजिन करो, वी हैव 2 रिब केज, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इनहेल करते हैं, जब हम नाक से सांस अंदर लेते हैं तो अपने रिब केज को फील कीजिए, वो साइड से एक्सपैंड हो रहा है, इट्स एक्सपैंडिंग फ्रॉम साइड, ओपनिंग फील कीजिए। एंड जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, आप या तो नाक से सांस छोड़िए या मुंह से सांस छोड़िए, तो आप फील कीजिए ये जो रिब केज जो बेली के पास है, हमारे स्टमक के पास होता है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनहेल, रिब केज एक्सपैंडिंग, एक्सहेल, रिब केज इज कमिंग डाउनवर्ड। अब जैसे अभी डॉक्टर्स भी डिस्कस कर रहे थे बैक इशू, तो ज़्यादातर बैक इश्यूज हमें होता है नेवल के चलते। नेवल हमारा पावर बैंक है हमारे बॉडी का। नाभि को हमेशा आप रीढ़ की हड्डी के नज़दीक रखिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवल जितना आपके स्पाइन से दूर रहेगा, बेली निकलता जाएगा और लोअर बैक इशू होता रहेगा। कोर स्ट्रेंथ के लिए नेवल को हमेशा ऊपर और अंदर की तरफ खींच के रखें, पेट नहीं खींचना है, माइंड इट। नेवल को ऊपर खींचिए एंड अंदर की तरफ, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देगा और आपको बैक इश्यूज में प्रिवेंट करेगा। और अब ब्रीदिंग, 2-4 ब्रीदिंग है जो बिफोर लिविंग फॉर योर वर्क और सुबह उठ के एक लाइफस्टाइल में आप डाल ही लीजिए। ये वाला ब्रीदिंग जो अभी मैंने बताया, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, रिब केज इज एक्सपैंडिंग, एक्सहेल, रिब केज कमिंग डाउन, नेवल गोइंग इनसाइड। ये आप शुरू कीजिए 10 से 15 बार धीरे धीरे सुबह उठते के साथ। और फिर दूसरा ब्रीदिंग है नाड़ी शोधन। तो उसके लिए मैं पॉस्चर्स बताऊंगी आपको। ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और हमारे थंब, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। टंग को, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप टंग को पैलेट से टच मत करना, बट इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट फॉर फीमेल्स तो वो टंग को पैलेट से टच कीजिए। इससे कहते हैं एनर्जी हमारी एक्सिलरेट होती है बॉडी में। तो टच द टंग टू द पैलेट एंड क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल फ्रॉम योर थंब। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द राइट। जब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो आपको हमेशा टॉप पर आकर होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड फिर एक्सहेल करना है। हर ब्रीदिंग में वही पैटर्न रहेगा रिब केज का। जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो रिब केज एक्सपैंडिंग, जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लोअर रिब केज कमिंग डाउन एंड नेवल गोइंग इनसाइड। आप नेवल को हमेशा अंदर रखिए तो आपको बैक इश्यूज नहीं होगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा ऑक्सीजन
एंड कोर स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहेगी. नाउ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन सब कहते ही है लोकल फूड खाओ, अच्छा खाना खाओ, खाओ सब खाओ, पर ईट लेस. अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ. आपको कभी कुछ अच्छा फूड आता है तो लगता है ओवर ईटिंग कर ले. नो, जस्ट स्टॉप फॉर 3 मिनट्स. आपकी भूख एपेटाइट खुद ही रुक जाएगी. तो ईट लेस. 1/4 स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस अपने बेली में रखिए सो दैट ओवर ईटिंग नहीं हो, और ओवर ईटिंग लीड्स टू ऑल द प्रॉब्लम. सबसे पहले माथुर साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. जो आज का सिनेरियो है, खास तौर पे कोविड के बाद, सरकारों का पूरा फोकस है कि कैसे हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, लेकिन एक प्रबंधन के लिहाज से कहें या एक बड़ा ग्रुप चलाने के लिहाज से कहें, क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब मरीज़ या अटेंडेंट एंटर करते हैं तो वो एक पेन और ग्रीफ की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, और उस समय एक बहुत ही उनके अंतर्द्वंद चलता है विच इज़ बिटवीन इमोशंस एंड लॉजिक. सो एज अ सिटीज़न एंड एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज एक अनप्लान्ड हादसा होता है जब उनके कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो लो कॉस्ट को लेके सबका एक्सपेक्टेशन रहता है. और लो कॉस्ट को पेशेंट्स के लिए लाने के लिए एक इंडिविजुअल अप्रोच नहीं बल्कि कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है. तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा जो आता है वो यही आता है कि एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच वी हैव टू बेयर, बट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल इज़ मेंटेनिंग इट एट अ वेरी लो कॉस्ट. तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एज अ इंस्टीट्यूट हम सारी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग चंक ऑफ पेशेंट्स जहाँ पर ये चैलेंज है. सेकेंड एस्पेक्ट जो है कि हॉस्पिटल एक बहुत ही लीगलाइज सिस्टम है, और इस लीगलाइज सिस्टम को रन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लायंसेस को हमको मीटअप करना होता है. तो कॉम्प्लायंसेस को मीटअप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास उतने ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स और एजुकेशन बेस्ड गाइडेंसेस मिलती रहें. तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन है उनके रिन्यूअल्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो इनके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने हैं, किसी भी व्यक्ति को समझाने में कुछ समय लगता है, तो क्यों ना इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाया जाए. सो दीज आर दी कपल ऑफ चैलेंजेस विच वी फेस. एंड थर्ड नाउ डेज इज़ दैट कि देखिए, हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. हम खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आज भी ऑनलाइन उतना पावरफुल टूल नहीं है, बिकॉज डॉक्टर का पर्सनल टच और उसका मॉरल सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मीटअप करने के लिए देयर इज अगेन अ बिग कॉस्ट, एंड दिस कॉस्ट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द डिलीवरी इन द हॉस्पिटल. सो वहाँ पर अगर कॉस्ट पे कुछ बात की जाए सरकार के साथ, तो वो एक कोलैबोरेटिव. एक आम आदमी के मन में धारणा है इलाज बहुत महंगा है. सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, आप लोग भी बहुत सारे ऐसे नवाचार करते हैं कि जिससे आम आदमी के जीवन में थोड़ी आसानी हो कम से कम इलाज कराने के लिए. तो क्या कुछ मेजर चेंजेस आप देखते हैं आने वाले सिस्टम में, जब हम तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, एआई जैसा नवाचार जीवन में आएगा, कैसे देखते हैं आप फ्यूचर को? लो कॉस्ट को लेके हमेशा से आई थिंक धारणा रही है, और कोविड के बाद शायद थोड़ा सा चेंज आया माइंडसेट में. पहले लोग हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, लग्जरी में होटल्स में खर्च करना बहुत इजी था उनके लिए, माइंडसेट भी था. बट आज की डेट में आई थिंक हेल्थ केयर पे खर्च करने लगे हैं. ओनली एस्पेक्ट विच वी सी एज अ चेंज फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम लागू हुई है, वो सेम स्कीम पूरे राजस्थान में लागू है. नाउ द क्वेश्चन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ 5-स्टार होटल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, उनकी फैसिलिटी अलग है, उनकी रिसोर्सेज की कॉस्ट अलग है, उसकी टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस की कॉस्ट अलग है. और एक सीकर में या झुंझुनू में कोई अगर हॉस्पिटल है, उसकी मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सभी कॉस्ट उसकी डिफरेंट है. उसको देखते हुए जैसे टीपीए जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज उसका सेग्रीगेशन करती हैं, उसी तरह से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में एज पर एरिया सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. उसी बजट में सेम काम होगा. अगर मेरे पास घूमने फिरने का 5,000 रुपये का बजट है,
तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं 5 स्टार में जाके एक दिन डिनर करूं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं 3 स्टार में 2 बार करूं, या तीसरा ऑप्शन है मैं कि डिफरेंट जगह पे जहां पर मुझे पता है कि कॉस्ट लो है बट वहां पर हाइजीन है, मैं वहां जाकर उसका अपना पूरा शौक पूरा कर सकता हूं अपने बजट में। सो सेम वे गवर्नमेंट हैज़ अ बजट, बट उस बजट को सही से यूटिलाइज करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एंड देन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एरिया वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और आपके एमिनेंट रिसोर्सेज जो लगे हुए हैं उसमें। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि डॉक्टर्स जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स है हर जगह होंगे, बट आर दे मेंटेनिंग क्रिटिकल केयर यूनिट लाइक दैट, आर दे मेंटेनिंग इमरजेंसी लाइक दैट, या वो सीनियर रेजिडेंट्स उस तरह के काबिल हैं कि वो रात को और दिन को उस आईसीयू को मेंटेन कर पाएँ। तो वो कॉस्ट को देखते हुए अगर ये सेग्रीगेशन हो गया, आई एम श्योर सेम बजट में सरकार बहुत अच्छा काम कर पाएगी। प्राइमरी केयर डेवलप हो जाएगी छोटे कस्बों में, सेकेंडरी केयर उससे बड़े कस्बों में, और टर्शरी केयर बेसिकली हमारे पास। तो मुझे बुखार का पेशेंट ट्रीट करने का शौक नहीं है, मेरे पास वो पेशेंट आए जो एक्चुअली में जिसको ज़रूरत है इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की। प्राइमरी केयर तो वहीं पर उसकी पूरी हो जानी चाहिए। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ इन राइट डायरेक्शन। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं PSUs को आगे बढ़ाने की, PCS जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो एक सही दिशा है आई थिंक गवर्नमेंट की। जैसे जन सहभागिता की बात हो रही है सरकार के साथ, आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? पहला सवाल तो यही, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल आपके दायरे में हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनका फ़ायदा आम आदमी को मिले, तो थोड़ा मॉडल क्या है उसके बारे में बताइए। एक अगर मैं इस पूरे इकोसिस्टम को डिवाइड करूं तो एक मेडिकल फर्टिलिटीज़ है, एक एंड यूज़र है, लेकिन जो उसमें दोनों के बीच में गैप है, उस गैप को ब्रिज करने का काम हम लोग करते हैं। बेसिकली हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, क्योंकि एक एंड यूज़र है जो मेडिकल फैसिलिटीज से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, डॉक्टर्स तक उनकी रीच नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स रीच नहीं है, तो हमारे चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उनको डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाया जाए और एटलीस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि उसको पता हो कि जयपुर में या किसी भी जगह पे क्या चल रहा है, कौन से स्पेशलिटी वाइज हॉस्पिटल उसको बेटर सर्विसेज दे सकता है, इकोनॉमिक सर्विसेज दे सकता है। वो सारी सर्विसेज, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल्स के थ्रू हम एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाने के तहत ही हम उसको एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जिससे वो सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाता है और टाइमली ट्रीटमेंट ले पाता है। जितेश जी, आपसे सवाल ये है कि अभी हम महंगे इलाज की बात कर रहे थे, आम आदमी सस्ता इलाज चाहता है, और कैंसर जो आपके हॉस्पिटल अभी डील कर रहे हैं, बहुत महंगा इलाज है अभी और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहला सवाल तो यही, चूंकि आप देखते हैं पूरे सिस्टम को, वजह क्या है राजस्थान में पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है और अभी भी बहुत महंगा है, इसके समाधान की दिशा में कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, आपके 2 सवाल है। पहला कि राजस्थान में कैंसर क्यों तेज़ी से बढ़ रहा है, ये राजस्थान में नहीं, ये पूरे देश में बढ़ रहा है। और हर साल अगर हम डेटा देखें तो 8 से 10 लाख न्यू पेशेंट हम लोग हर साल इंडिया में ऐड कर रहे हैं, और राजस्थान में अगर देखें तो 45 से 50 हज़ार ऐड कर रहे हैं। फिर भी अगर हम पूरे टोटल पॉपुलेशन पे अगर देखें इंडिया को एज ए कंट्री एज ए होल, तो जो परसेंटेज है वो बहुत कंट्रीज से कम है आज भी। उसका रीज़न यही है कि अभी हमने जो लाइफस्टाइल अडेप्ट करनी शुरू करी है, वो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ रिस्क टू द हेल्थ, दैट इंक्लूड्स कैंसर, दैट इंक्लूड्स हार्ट, दैट इंक्लूड डायबिटीज़ ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल अगर पॉपुलेशन पे देखेंगे तो बेसिक रीज़न इसका लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।